हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? यहाँ पे मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा वो सी टेट और यूपी टेट का जो पेपर सेकेंड रहता है, उसमें एक पोर्शन जो साइंस के बच्चों के लिए रहता है, साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, मैथ एंड साइंस का। उसमें जो साइंस के 30 क्वेश्चंस आते हैं, अ, उसका मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कराऊंगा आपको। आज ये साइंस का जो चौथी क्लास है, पार्ट 4। 3 क्लासेस पहले आ चुकी हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पे आपको क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी कराऊंगा। जो साइंस का स्पेशल बैच रहेगा, एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी बेस नहीं, एनसीईआरटी स्पेशल ही रहेगा। मेरा चैनल है लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस के नाम से। आप इसको जो है, अगर आप यूट्यूब पे आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी आपके बच्चे साथ में सी टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर साइंस क्लास की, साइंस वर्क की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी साइंस की क्लास ये मिल जाए। साइंस स्पेशल यहाँ पे क्लास रहेगी, सिर्फ साइंस की ही क्लास रहेगी। अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक जो है आया हुआ था और ये टॉपिक कभी छूटा हुआ है। इसके बाद जब ये क्लास 6 7 8 की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, तब मैं जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था, अभी जुलाई 24 में हुआ है, मैं उस पेपर का आपको एनालिसिस करवाऊंगा। देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। जो नए बच्चे हैं या फिर एक दो बार सीटेट दे चुके हैं, उनको पता है कि कैसा जनवरी में पेपर आया था और इसके बाद जुलाई में पेपर आया था। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप जो है, अगर आप इधर उधर से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी, कहने को जूनियर क्लास का ये पेपर सेकंड है, क्लास 6 to 8। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अपर लेवल के पूछे जाते हैं, हमेशा 9 10 11 12 तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो छोटी आंत बड़ी आंत रहती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। जो उसमें छोटे छोटे माइक्रो अंगुलीकार की संरचनाएं होती हैं, उनके बारे में पूछा गया था। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो है, छोटी आंत में जो माइक्रोबिलाई होती हैं उनको पूछ दिया गया था। तो वो एनसीईआरटी 6 to 8 में तो मिलेगा नहीं, वो अपर क्लास में 11th और 12th में मिलेगा। और उसको 10th में भी वो उसका पार्ट का है, वो पार्ट है। तो सिर्फ 6 to 8 से काम नहीं चलने वाला है एनसीईआरटी से, अगर आपका साइंस का साइंस के क्वेश्चन सही करने हैं। आप देखिए, हिंदी और इंग्लिश 30 30 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा जो है, जो पोर्शन रहता है एक और, उसके भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। आप ये देखिए कि अगर आप साइंस और मैथ में सही स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और हिंदी इंग्लिश में भी सही स्कोर कर रहे हैं, तब भी आपका सीटेट निकलने के चांस बहुत कम होते हैं। क्योंकि साइंस और मैथ में जब तक 60 क्वेश्चंस रहते हैं, आप तब तक उसमें स्कोर अच्छा नहीं करेंगे, तब तक सीटेट निकलने का चांस बहुत ही कम है। मैक्सिमम बच्चे जो है हिंदी और इंग्लिश में तो 18 17 19 20 21 कर जाते हैं। और साथ में हिंदी में भी 22 23 कर जाते हैं। लेकिन जब साइंस की बात आती है, मैथ में बच्चे कर जाते हैं। मैथ में 22 23 25 तक जिसकी अच्छी मैथ है वो कर जाता है। लेकिन जब साइंस की बात आती है तो हमेशा ही क्वेश्चन जो है कम हो जाते हैं। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो, उसका कोई अंत नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, कहाँ से नया क्वेश्चन बना के दे देगा, आयोग कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी अभी कराऊंगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है 3 पार्ट में। ये आज चौथा पार्ट है साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो है वो उसको प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आता रहे साइंस क्लास का। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो सीटेट का साइंस का जो भी क्वेश्चन है वो कहीं बाहर से नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चैप्टर फर्स्ट है पादपों में पोषण। अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए हो तो इंग्लिश में मटेरियल हमारे पास मिल जाएगा। हिंदी में मटेरियल मैं इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम ही बोलते हैं कि सर हमें हिंदी मीडियम ही चाहिए। मैंने बहुत से एनालिसिस, वीडियो का एनालिसिस किया है, तो बच्चे 70% जो रहते हैं वो हिंदी में रहते हैं।
तो पादपों में पोषण जो है चैप्टर का नाम है। कुछ यहाँ पे जो है आप पहले से ही स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पे बताया गया है क्लास 6 में। अगर आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी की वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है देख लीजिएगा जा करके। सबसे पहले तो बात करें कि भोजन अ, भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें ही पोषक कहते हैं। ठीक है, पोषक तो सभी पता है, जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है वो पोषक ही है, जो हमारे शरीर को ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट है मैं सिर्फ वही यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी इसके बाद जो है नए सिरे से जो है कुछ क्वेश्चंस साइंस के मैं लेके आऊंगा, उनकी वीडियो रहेगी, जो जिस प्रकार से सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पादपों में पोषण विधि, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, सो पोषण कहलाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पड़ रहा है कि जो जीवन अपना स्वयं भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो सुपोषण या सुपोषी कहलाते हैं। ठीक है? दूसरा है जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि मनुष्य है वो सुपोषी है या विषमपोषी है। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि मनुष्य जो है वो विषमपोषी है या सुपोषी है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियों में कैसे बनता है भोजन, कैसे बनता है पादपों में। होता क्या है कि कोई भी पौधा है वो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। ठीक है, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है? ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। यहाँ पे कोशिका का ये चित्र दिया हुआ है। आप देखिए ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन दी है। कुछ ज्यादा नहीं दिया है यहाँ पे कोशिका के बारे में, लेकिन इससे भी ज्यादा कोशिका के बारे में हमेशा पूछा जाता है। वो जब क्लास 9th की एनसीईआरटी या क्लास 10th की एनसीईआरटी आएगी तब आपको जो है कौन सी यूकैरियोटिक सेल, कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, या यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल कौन कौन सी रहती है, प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी रहती है। ठीक है, वो सब बताया जाएगा आपको, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जो कोशिका होती है, कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जैसे अभी इग्लिना वगैरह है। ठीक है, अमीबा वगैरह है, एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया है, एक कोशिकीय जीव है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर घिरी रहती है कोशिका। ये इसलिए घिरी रहती है कि ये जो अंदर साइटोप्लाज्म है वो बाहर ना निकले। जब ये झिल्ली फट जाती है या फिर ब्रस्ट हो जाती है तो ये साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। इसमें केंद्र में उपस्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक में ही जो न्यूक्लियस मटेरियल रहता है, न्यूक्लियर मटेरियल रहता है वो भरा रहता है। जो भी क्रोमोसोम रहते हैं, जीन्स वगैरह रहते हैं, डीएनए आरएनए जो मटेरियल रहता है वो सारा क्या कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है वो क्लोरोफिल होता है। होता क्या है कि साइंस वाले तो साइंस कर जाते हैं, 30 में 12 15 16 कर जाते हैं, लेकिन जो मैथ के बच्चे होते हैं ना उन्होंने कभी साइंस पढ़ा नहीं होता है, और वो मैथ ही बीएड में भी उनके पास मैथ ही होता है। इसके बाद जब उनका साइंस का एग्जाम आता है ना, अगर आप सीटेट का दे रहे हैं तो फिर साइंस मैथ दोनों कंबाइंड में रहता है, तो एक में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैथ वाले के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो एक एक शब्द को समझे, जो भी मैथ का स्टूडेंट है। इसके अलावा साइंस वाले भी ऐसा नहीं है स्कोर अच्छा कर जाते हैं, कोई कोई बच्चा है जो अच्छा स्कोर करता है। साइंस एक अनंत सब्जेक्ट है कि कहाँ से क्वेश्चन आयोग बना दे। ठीक है, क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल सौर के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो भी है। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है।
इस पृथ्वी पर ये एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। खाद्य, अब एक एक चीज आप पढ़िएगा, देखिए पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। सौर ऊर्जा जो होती है किसके द्वारा संग्रहित की जाती है? स्टेम द्वारा, रूट द्वारा, फ्लावर द्वारा, फ्रूट द्वारा, लीव्स द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। जो ऊर्जा होती है जो संग्रहित की जाती है पत्तियों द्वारा, वो पादप में एक फूड का काम करती है, ठीक है, जो एनर्जी प्रदान करती है पादप को। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य का प्रकाश चरम स्रोत है, ठीक है। सभी जीवों के लिए सूर्य का ऊर्जा, जो सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, सूर्य जो है। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि मनुष्य जो है वो किस पे निर्भर है? वो मनुष्य जो है, जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, जो उत्पादक हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं। प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता भी उत्पादक पे ही निर्भर करता है और द्वितीयक उपभोक्ता भी जो है उत्पादक पे ही निर्भर करता है। तो ह्यूमन जो है प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीय उपभोक्ता भी है। तो जो भी प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो, जैसे खरगोश हो गया, ठीक है, टिड्डा हो गया, वो किस पे निर्भर करता है? वो उत्पादक पे निर्भर करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर पर निर्भर करता है। जो कंज्यूमर है वो डिपेंड ही होते हैं प्रोसीजर पे, ठीक है। जो भी उत्पादक होते हैं, जैसे बहुत से पेड़ पौधे हैं, गेहूं है, धान है, मक्का है, ये क्या है? ये उत्पादक है, ठीक है, और इन पे ही मनुष्य निर्भर करता है। आपको आंसर मिल गया है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यहाँ पे ये दी हुई है, रिएक्शन दिया हुआ है, केमिस्ट्री वाले समझ आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है प्लस जल है, जो सूर्य का प्रकाश जो पत्ती पर पड़ता है उसमें क्लोरोफिल होता है, तो ये टूटता है कार्बोहाइड्रेट में और ऑक्सीजन में, ठीक है। C6H12O6 में प्लस O2 निकल जाता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। ये क्लोरोफिल है यहाँ पे, ठीक है, द्वार कोशिकाएं हैं, रंध्र यहाँ पे कोशिका की एक काट बनी हुई है यहाँ पे। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सौर ऊर्जा पड़ रही है, इसमें क्लोरोफिल है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, कार्बन इनटेक कर रहा है, ठीक है। पत्तियों में क्लोरोफिल, जल एवं खनिज पदार्थ जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। मरुस्थलीय जो पादप होते हैं, आपने देखा होगा मरुस्थल में पौधे होते हैं वो कांटेनुमा हो जाते हैं, ठीक है। उनकी पत्तियां जो थी कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? क्यों? वहां पे जल की मात्रा बहुत ही कम होती है और अपने अंदर जल को संचित रखने के लिए वो अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे कि जल का जो है जल की हानि कम से कम हो, ठीक है? एक शैवाल होता है, ठीक है। शैवाल क्या होता है? सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं, ठीक है। शैवाल, इनका रंग जो है हरा भी होता है और रेड भी होता है, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम है, ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। CHO, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, CHO से बनते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में तीन का कंपोजिशन रहता है CHO का, ठीक है। आप देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके अलग अलग जो मॉलिक्यूल होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल बनके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, ये आपको जो है ठीक है बता देते हैं। पादपों को जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है वो मृदा से प्राप्त होती है, ठीक है। जो
और वायु में जो स्वतंत्र अवस्था में नाइट्रोजन पाई जाती है, वो राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा वो स्थापित की जाती है मृदा में। इसके बाद जो है पौधे उसका उपयोग करते हैं। जो राइजोबियम होता है वो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जिससे कि आपने देखा होगा कि दलहनी फसलों को जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कम आवश्यकता होती है, कंपेयर देन व्हीट या फिर राइस क्रॉप, जो भी मेज क्रॉप है। अदर देन लेग्यूम क्रॉप जो है, नाइट्रोजन कम लगता है लेग्यूम क्रॉप में, ठीक है। वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं, ठीक। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरकता खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा तब वो दूसरे पे डिपेंड करेगा, और दूसरे पे डिपेंड करेगा यानी कि वो विषमपोषी है ना। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, तथा वे पोषक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? मनुष्य व अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे ये पीला पीला सा इस वृक्ष के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ये क्या होता है? देखिए, ठीक है, ये पीला पीला सा दिख रहा है। ये होता क्या है? ये आपने देखा होगा कभी, जैसे कि कोई बेर का वृक्ष रहता है, ठीक है। कोई बेर का वृक्ष रहता है या बबूल का वृक्ष रहता है, उस पे अमरबेल रहती है, ठीक है। अमरबेल पीली पीली फैली रहती है, रस्सीनुमा फैली रहती है। उसको जो है डोडर भी बोलते हैं, अमरवेल। कस्कुटा रिफ्लेक्सा उसका साइंटिफिक नेम होता है। कस्कुटा रिफ्लेक्सा कभी कभी पूछ देते हैं कस्कुटा रिफ्लेक्सा क्या है। देखो, कस्कुटा रिफ्लेक्सा जो है अमरवेल, ये परपोसी पौधा है, ठीक है। परपोसी किस प्रकार के कि ये जो है दूसरे वृक्ष पे फैलता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, ठीक है। ये पूर्णतया तना परजीवी है और ये पौधों के तनों पर पाया जाता है, ठीक है, और इसीलिए ये परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो परजीवी होते हैं, परजीवी पौधे जो होते हैं, वो 4 प्रकार के परजीवी पौधे होते हैं, ठीक है। वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, दोनों को 2-2 जगह क्लासिफाई किया गया है। जो क्लासिफाई किया गया है, पहले स्टेम का लेते हैं। स्टेम स्टेम पैरासाइट और दूसरा रूट पैरासाइट, ये 2 प्रकार के परजीवी होते हैं। स्टेम पैरासाइट में एक टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, एक सेमी स्टेम पैरासाइट होता है। टोटल स्टेम पैरासाइट का मतलब होता है पूर्ण तना परजीवी, ठीक है, पूर्ण तना परजीवी। और सेमी स्टेम पैरासाइट का मतलब होता है अपूर्ण तना परजीवी, यानी कि वो कुछ अपना भोजन बना लेता है, कुछ जो मिनरल्स वाटर वगैरह होता है वो जिस पौधे पे रहता है, जिस तने पे रहता है, उससे वो प्राप्त करता है, ठीक है। अमरवेल पूर्ण तना परजीवी है, ठीक है। और जो रूट पैरासाइट होते हैं, जो जड़ परजीवी होते हैं, वो उस तो पूर्णतया जड़ परजीवी होते हैं, कुछ अर्ध अर्ध तरीके से, मतलब सेमी रूट पैरासाइट होते हैं, आंशिक रूप से जड़ पे निर्भर करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आम के पौधे में जो अलग से पौधा, जो गोल गोल पत्ता निकल आता है आम के पौधे में या पीपल में, आपने देखा होगा, जिसे बंधा बोलते हैं कि भाई इस आम में बंधा लग गया है ना, वो लोरेंथस होता है। लोरेंथस जो होता है सेमी स्टेम पैरासाइट होता है, अर्ध तना परजीवी होता है। क्लोरोफिल तो अपने सूर्य के प्रकाश से बना लेता है, ठीक है, क्लोरोफिल बना लेता है, लेकिन उसकी जड़ तो है नहीं, उसको खनिज कहाँ से मिलेगा? तो जो खनिज के लिए वो डिपेंड रहता है दूसरे पौधे पर। इस तरह से ये एग्जाम्पल है सेमी स्टेम पैरासाइट का, ठीक है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोसी कहलाता है, ठीक है। अब इसमें ये इसका होस्ट प्लांट हो गया, जिसपे ये रह रहा है वो होस्ट हो गया है, यानी कि ये परपोसी हो गया, और जो रह रहा है वो परजीवी हो गया, ठीक है। परपोसी और परजीवी में क्या संबंध है? परजीवी जो होता है परपोसी से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। ये परपोसी और परजीवी में संबंध है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? क्लास 6 की जो एनसीईआरटी मैंने कराई है उसमें मैंने एक कीट भक्षी पौधे का नाम बताया है, ड्रोसेरा, ठीक है। आप एक बार जाके नहीं चेक किया है तो प्लेलिस्ट में जो सीटेट ईपीटेट की प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक करिए, और जो भी पार्ट है उसको आप देखिए। वहां पे ड्रोसेरा नाम का मैंने एक पौधा बताया है, वो कीट भक्षी पौधा है। यहाँ पे कुछ और कीट भक्षी पौधे बताए गए हैं। हमेशा ही कीट भक्षी पौधे पूछे जाते हैं सीटेट में।
ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं, हरे कलर के भी हो सकते हैं, येलो कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, चित्र 1.6 के पादप को देखिए। ठीक है, ये 1.6 का पौधा है। ठीक है, जिसे घटपर्णी कहा जाता है, जिसे पिचर प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, पिचर प्लांट कहते हैं। क्या होता है इसमें, इसकी घड़े या घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। ठीक है, पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलते रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ठीक है, ये ड्रोसेरा हो गया, ये पिचर प्लांट हो गया जिसे घटपर्णी बोलते हैं। ये ज्यादातर मेघालय के पहाड़ियों में पाया जाता है। घटपर्णी जो पौधा है वो मेघालय के पहाड़ियों में पाया जाता है। हमेशा ही सीटेट का क्वेश्चन पूछता है कि घटपर्णी पौधा कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिएगा। वीनस फ्लाई ट्रैप और संडीव कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी दो तीन पौधे हैं जो कीट भक्षी होते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, एक ड्रोसेरा हो गया, एक संडी हो गया, एक फिशर प्लांट हो गया। चार पौधे हो गए ये। और एक कांटे नुमा सा पौधा होता है, उसकी पत्तियां नुकीली सी होती हैं। उसका नाम जो है नहीं अभी याद आ रहा है। ठीक है, मैं कमेंट में कर दूंगा उसका नाम। जो मृत मृत जीवी क्या होते हैं, ऐसे ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत से कवक हैं, बहुत से कवक हैं, वो अपना जीवन जो है मृत चीजों पर बिताते हैं। ठीक है, जैसे मशरूम हो गया। ठीक है, मशरूम एक कवक है। मशरूम जो है क्या है, एक फंगस है जो सड़े गले पदार्थों पर उगाया जाता है, यानी कि जो सड़ा भूसा होता है गलाया जाता है उसके उसके ऊपर जो है उगाया जाता है। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। ठीक है? ये जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं वो सड़े गले पदार्थों से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और अपना जीवन जो है चक्र पूर्ण करते हैं। ठीक है? यहाँ पे कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। ठीक है, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं उन्हें मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मृत जीवी एक शब्द है, आपको समझ में आ गया है कि मृत जीवी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से यानी कि मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे रोटी है, मृत है लेकिन उसको आप रख दीजिएगा, एक दो दिन के लिए भिगो के रख दीजिएगा, अलग रख दीजिए कोने में ले जा करके घर में, तो देखिए उसमें फंगस लग जाएगा। ठीक है, रुई नुमा जो संरचना उसमें बन जाएगी वो फंगस ही है। ठीक है, वो वहां पे एस्परजिलस आता है, वो एस्परजिलस फंगस रहता है। राइजोपस रहेगा या एस्परजिलस रहेगा। ठीक है, राइजोपस भी आता है। कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नव एवं उष्ण हो, तो वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। सहजीवी संबंध क्या होता है कि एक दूसरे पे निर्भर रहना। ठीक है, सहजीवी संबंध क्या होता है, एक दूसरे पे निर्भर रहना, यानी कि हमारा जीवन उसके ऊपर चल रहा है और उसका जीवन मेरे ऊपर चल रहा है, ये सहजीवी संबंध होता है। जैसे एक लाइकेन लाइकेन होता है। लाइकेन शैवाल और कवक दोनों मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। अगर सहजीवी संबंध का कोई उदाहरण सबसे बेस्ट है तो लाइकेन है। ठीक है, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। यहाँ पे राइजोबियम मैंने अभी डिस्कस किया था कि राइजोबियम क्या होता है। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा में स्थिरीकरण करता है और वो जो होता है पौधों को द्वारा उपयोग किया जाता है। मेनली जो राइजोबियम होता है वो
जो लेग्यूम क्रॉप होती हैं जैसे मटर हो गया, चना हो गया और दालें हो गई, उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। इसीलिए जो दलहनी फसलें होती हैं उनको जो है नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है, वो जो है उनमें जड़ लेग्यूम फसल की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन का उनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आगे के चैप्टर देखते हैं। प्राणियों में पोषण। पोषण क्या होता है प्राणियों में? अभी तो यहाँ पे पादपों में पोषण था, अब यहाँ पे प्राणियों में पोषण है। प्राणियों के प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित यानी कि सम्मिलित है। ठीक है, जैसे कि हिमन आरेख द्वारा दिखाया गया कि जटिल पदार्थ का सरल पदार्थों में टूटना, जो जटिल अपना कॉम्प्लेक्स, अपने लोग जो क्या कर लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया, रोटी खाई, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल हो गया। ठीक है, वो शरीर में जाने के बाद ऑक्सीजन को अलग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है, प्रोटीन को अलग करता है। ठीक है, और भी जो मिनरल्स रहते हैं उनको, आयरन को अलग करता है। ठीक है, सभी को एकदम जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल अपने लोग लेते हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अलग अलग जगह तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, परिवर्तित होना, टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। इंजेक्शन विधि रहती है। ठीक है, ये फूड इंजेक्शन की विभिन्न विधियां हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। ठीक है, अब ये हमिंग बर्ड जो है, ये आप मरमर पक्षी यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये नोट कर लीजिए कि मरमर पक्षी मतलब क्या है, मरमर क्या है, मरमर पक्षी क्या है, हमिंग बर्ड का दूसरा नाम है। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को ऊंचाई निकल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग विधियां हैं अंतर्ग्रहण करने की। आहार की विधि छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि। ये देखिए यहाँ पे अद्भुत सत्य क्या स्टार फिश के बारे में बताया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है ये। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच रहते हैं जैसे कि घेंगा वगैरह हो गया, स्नेल्स हो गए। ठीक है, इस जो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच रखते हैं उनका ये कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता रहता है। ठीक है, मानव में पाचन क्या होता है? मानव का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहिका से स्टार्ट होता है, ग्राट नली में या ग्रसिका में जाता है, इसके बाद आमाशय में जाता है, इसके क्षुद्रांत छोटी आंत में जाता है, इसके बाद बड़ी आंत में जाता है और मलाशय से जुड़ी होती है जो मलद्वार अथवा गुदा से बाहर जो भी आपका खाना पचा हुआ होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसमें विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां होती हैं जिससे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। जो लाला ग्रंथि होती है, यकृत होता है, अग्नाशय होता है, ये क्या करती हैं? पाचक रस जो है स्रावित करती हैं। पाचक रस रस जो होता है जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना, वो अपने लोग कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल लेते हैं उसमें वो मिलकर के पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मुंह से पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। जो सलाइवा जो उसमें मिक्स रहती है, सलाइवा मिक्स होके जाता है खाना, वो वहां से पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो ये यहाँ पे ये लाला ग्रंथि यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, जो जो ग्रंथियां रहती हैं मुंह में हमारे, जो सलाइवा मिलती है रोटी रोटी में मिक्स होती है जिससे कि खाना पचने में आसानी हो जाती है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मुख गुहिका है, यहाँ पे लाला ग्रंथि है जो हमारी सलाइवा में सलाइवा निकलती है लाला ग्रंथि से, जो मिक्स हो जाती है हमारी रोटी के साथ और रोटी का चिकनापन बनाती है और जिससे कि जो है वो खाना पचने में आसानी रहती है। ये गचका है, यहाँ पे ये यकृत दिया हुआ है, ये पित्ताशय दिया हुआ है, ये आमाशय है, आमाशय से खाना निकल के यहाँ पे अग्नाशय, छोटी आंत से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से जाकर के ये बड़ी आंत में जाता है, क्षुद्रांत, बृहदांत और मलाशय गुदा में निकल जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको क्षुद्रांत बोला गया है, इसको बृहदांत बोला गया है, मलाशय से होकर गुदा में गुदा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, मुख्य मुख गुहिका क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन कहलाती है। ठीक है, इंजेक्शन कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं, यांत्रिक विधि द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ा के बीच अलग अलग ग्रथिका साकेट धसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है, उनके कार्यों में भिन्न भिन्न अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए जो दांत, ये
दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ये कृंतक दांत हैं, काटने वाले। अपने लोग जो कुछ काटते हैं ना, ये देखिए ये 4 दांत, ये वाले 4 दांत, ये कृंतक दांत हैं। अपने लोग काटते हैं ना, किसी को काटते हैं या फिर कुछ कोई चीज काटते हैं, छीलते हैं, तो दांत, आगे वाले दांत से ये कृंतक दांत कहलाते हैं। ये वाले दांत जो कहलाते हैं, ये रजनक दांत कहलाते हैं। ये दो, ये जो जो दांत कहलाते हैं वो रजनक दांत कहलाते हैं। और ये जो टीथ होते हैं, ये वाले 2 टीथ होते हैं, वो अग्र चवर्णक कहलाते हैं। और ये 3 जो दांत होते हैं, ये पीछे वाले जो 3 दांत होते हैं, ये चवर्णक कहलाते हैं। ठीक है। जो रोटी पीसने का काम होता है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक। जो सबसे ज्यादा पिसाई होती है रोटी की, जो टुटाई होती है दांतों के द्वारा, ये चवर्णक के द्वारा होती है। ये हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है, तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। ये यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा कि लगभग 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं। कई पूछता है कि बच्चे के आयु जो प्रथम दांत निकलते हैं, जो प्रथम सेट निकलता है, उसके दांत गिरने की उम्र क्या होती है बच्चे की, तो फिर 8 वर्ष। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें स्थायी दांत बोलते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। ठीक है। मिठाइयाँ और दंत क्षय। दंत छः क्या होता है? दांतों का घिसाव। ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे चित्र दिया हुआ ए बी सी डी, ये 4 अवस्थाएं दी हैं, दंत छः की क्रमिक अवस्थाएं। आप कोई चीज खाते हैं और वो हमारे जीभ में यानी कि दांतों में फंस जाता है, उसमें सड़न क्रिया उत्पन्न हो जाती है। सड़न क्रिया उत्पन्न होने के बाद वो हमारे मसूड़ों को, या फिर जो कैल्शियम के दांत बने होते हैं, उसको धीरे धीरे गलाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे ए अवस्था है, बिल्कुल स्वस्थ अवस्था है। धीरे से यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बन रहा है, यहाँ पे ज्यादा स्पेस बन गया है, कि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस बन गया है कि नीचे तक की मसूड़ों की जो जो वेन्स रहती हैं, इनको भी जो है तभी इनमें पेन होने लगता है, खोखला कर देता है बिल्कुल। यहाँ पे जो कैल्शियम रहता है, और यहाँ पे ये घिस गया है, टूट गया है ना, इस तरीके से। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु हमें उनमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि दांत एवं मुख साफ ना करें, तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु बास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल में निर्मोचित कर देते हैं। और आप तो जानते हैं एसिड तो कितना खतरनाक होता है। एसिड का मतलब कि जलाना, यानी काट देना कोई भी चीज को। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, इसे दंत क्षय बोलते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए, दांतों में अस्थायी पीड़ा होने लगती है, चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयां व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातून करनी चाहिए, तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला अवश्य करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ये यहाँ पे जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। ये पीछे वाला अलग क्षेत्र होता है, ये देखिए यहाँ पे ये 2 चीज अलग क्षेत्र है, और यहाँ पे ये अलग क्षेत्र है, और ये यहाँ पे अलग क्षेत्र है। यानी कि जीभ का ये क्षेत्र है, अलग अलग स्वाद बताता है। यहाँ पे क्या स्वाद है देखते हैं। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता लगता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं का स्थिति का पता लगाएंगे। भोजन नली क्या होती है? ग्रसिका। ग्रास नली अथवा ग्रसिका में आता है निकला हुआ भोजन। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरक जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। यानी कि संकुचित होना मतलब कि इकट्ठी होना, फूलना। यानी कि जो आहार नाल होती है, इकट्ठी होती है, फूलती है, इकट्ठी होती है और फूलती है। ये गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। यानी कि इस तरह से पंप होती है, तो भोजन क्या होता है हमारा, नीचे की तरफ हमेशा बढ़ता रहता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन या वोमिटिंग द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो। यहाँ पे भोजन है, ये गच का, ये धीरे धीरे भोजन जब पंप होता है यहाँ से, तो धीरे धीरे भोजन नीचे को बढ़ता जाता है। आमाशय क्या होता है? आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। ये चपटा एवं जे आकृति का होता है। यहाँ पे जे आकृति, ये आप नोट कर लीजिएगा। आमाशय की जे आकृति का होता है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये एक और ग्रशिका से खाद्य प्राप्त करता है, तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। यानी कि जो छोटी आंत होती है उसमें खुलता है। आमाशय में कुछ रस रस वगैरह मिलते हैं, जिससे कि जो जठर रस वगैरह होता है जो इससे निकलता है,
भोजन को पचने में सहायक होता है। आमाशय का आंतरिक अस्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो अपने एसिड बनता है, खाने से जो एसिड निकलता है, एसिड तो आमाशय को बिल्कुल काट देगा, है ना। तो एक श्लेष्मक रस निकलता है, श्लेष्मल निकलता है, तो आमाशय के जो उसकी भीतरी परत होती है उसके ऊपर चिपचिपा सा पदार्थ बन जाता है, जिससे कि जो एसिड निकलता है हमारे भोजन से वो आमाशय के जो आंतरिक भाग होता है उसको काट नहीं पाता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक या जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है? शुद्रांत क्या होता है? लगभग 7.5 मीटर लंबी, 7.5, ये नोट कर लीजिएगा। अत्यधिक कुंडलित नली है। ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी या दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है, जो ये यकृत क्या है? यकृत जो होता है वो उदर के दक्षिण की ओर स्थित होता है। ठीक है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आप नोट कर लीजिएगा। यकृत जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये पित्त रस स्रावित करती है। और यकृत के द्वारा कौन सा रस स्रावित किया जाता है? पित्त रस स्रावित किया जाता है, जो एक थैली में संग्रहित होता है, जिसे पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होता है, यानी कि यकृत के द्वारा जो है ये पित्त रस स्रावित किया जाता है। और पित्त रस जो होता है कहाँ पे रहता है? पित्ताशय में रहता है। पित्त रस बसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने लोग जैसे घी खाते हैं, दूध खाते हैं ना, तो फिर बसा सहित होता है, वो सार बसा सहित होता है, तो वो बसा जो गोलिकाएं होती हैं वो कैसे ब्रेक होंगी? ठीक है, वो पित्त रस जो होता है वो गोलिकाओं को तोड़ता है, और जो भी बसा होती है, फैट होती है, अलग अलग जो वर्क करता है हमारा शरीर, उनको जो है अंगों को, ऑर्गन को भेज दी जाती है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे अवस्थित होता है। देखिए, ये आमाशय के दक्षिण की ओर होता है और अग्नाशय जो होता है ठीक नीचे होता है। अग्नायसिक रस या कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, इनको सरल रूप से परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं किसमें टूटते हैं? सरल शर्करा में, जैसे कि ग्लूकोज में टूट जाते हैं। बसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। शर्करा जो होती है ग्लूकोज में परिवर्तित होती है, और बसा अम्ल ग्लिसरॉल किसमें परिवर्तित परिवर्तित होते हैं, तथा प्रोटीन किसमें होते हैं? अमीनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत में अवशोषण। अब होता क्या है, अभी तक जो पाचन क्रिया चल रही थी वो सिर्फ ब्रेक होना था। ठीक है, सब ब्रेक होना था। अब जब क्षुद्रांत में, क्षुद्रांत और बृहद्रांत के बीच की एक जो कड़ी होती है, ठीक है, वहां पे अवशोषण होता है। जो भी हमारा मटेरियल रहता है ब्रेक हुआ है, जो एग्जिस्टिव मटेरियल होता है वो अलग निकल जाता है, जो इंजेस्टिव मटेरियल जो शरीर के अंदर जो ऑर्गन उपयोग करते हैं वो अलग निकल जाता है। वो वहां पे ये जहाँ पे दोनों का जोड़ होता है, वहां पे एक पार्ट होता है, उसमें जहाँ पे ये इकट्ठा होता है मटेरियल क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में, वहां पे अवशोषण होता है। ठीक है, भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर बहिकाओं में चला जाता है, पचा हुआ भोजन। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घ पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। ये दीर्घ जो मैंने अभी बताया था कि अंगुलीकार रचनाएं होती हैं, इनको अंगुलीकार रचनाएं भी संरचनाएं बोलते हैं। बहुत छोटी छोटी होती हैं, लाखों करोड़ों होती हैं। उनके द्वारा जो भोजन भोजन का जो ब्रेक हुआ है उनका अवशोषण किया जाता है, और उनके द्वारा ही हमारे रुधिर में भेज दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक ऑर्गन को जो भी वर्क है वो भेज दिया जाता है। ठीक है, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को श्वांगीकरण कहते हैं। बृहदांत क्या है? ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, और क्षुद्रांत 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य जल में कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं।
ठीक है। यहाँ पे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन जो होता है, इनके जो इनका स्टोमक होता है वो 4 पार्टों में हमेशा डिवाइड रहता है। ठीक है। कौन कौन सा? ये पहले करते क्या है, पहले घास को जल्दी जल्दी से निकल लेते हैं, यानी कि जो भी भूसा डाला जाता है पहले उसको जो है निकल लेते हैं। निकलने के बाद धीरे धीरे जब बैठते हैं तो फिर जो गाली करते हैं मुंह से, जुगाली करते हैं, धीरे धीरे मुंह में ला करके एक गोला लेके आए, फिर उसको जुगाली किया, उसको चबाया, फिर निकल लिया, फिर दूसरा आया, फिर चबाया, फिर निकल लिया। इस तरीके से ये अपना जो है खाना खाते हैं। जहाँ पे ये सबसे पहले निकला निकल कर भंडारित करते हैं, उसको रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, अभी बताया ना 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं। ठीक है, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, जिसे वह चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। ठीक है, ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब देख रहे हैं रूमेन, जो भी रूमिनेंट जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे बकरी हो गया, गाय भैंस हो गया, वो सेलुलोज का पाचन आसानी से कर लेते हैं। दीमक सेलुलोज का पाचन जो है आसानी से कर लेती है, लेकिन मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें ऐसे ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन कर सकें। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल बोलते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अंधनाल किसमें पाई जाती है? घोड़ा, खरगोश आदि में पाई जाती है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अमीबा में संभरण या पाचन। अमीबा में क्या होता है? अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। ये गोल संग्रहण केंद्रक एवं कोशिका खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित करते हैं। अमीबा क्या होता है? अमीबा कूटपाद पाए जाते हैं। इन कूटपादों के द्वारा ही ये चलता है, और दोनों कूटपादों के बीच में ये अपना जो भी भोजन है वो फंसाता है और अंदर इंजेक्शन कर लेता है। ठीक है, यहाँ से लेता है और एक तरफ से एक्सट्रैक्ट कर देता है। ये इतना सेकंड पार्ट में था। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है। ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा जो होती है, जो हमको गर्मी फील कराती है, ठीक है, वो ऊष्मा कहती है। ऊष्मा कहते हैं कि हाँ भैया, ये थोड़ा इससे गर्मी निकल रही है, इससे ठंडी निकल रही है, तो वो ऊष्मा ही है। गर्म तथा ठंडा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई चीज मिलती है सीटेट के लायक, तभी मैं उसको जो है करूंगा। कोई वस्तु गर्म या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते, ये हमें कभी भी धोखा दे सकती है। अच्छा। ताप या ताप मापन जो है, टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा जाता है। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, उसमें भी बताया गया है कि उसको डॉक्टरी जो एक डिजिटल थर्मामीटर रहता है, एक जो है मरकरी वाला एक थर्मामीटर रहता है। ठीक है, 2 प्रकार के थर्मामीटर वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे हैं। ये देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर जो मरकरी वाला है, जो पारा रहता है भरा हुआ। मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे सेंटीग्रेड द्वारा दर्शाया जाता है, सी के द्वारा। हाँ, ये यहाँ पे नोट करने चीज है, डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही माप सकते हैं। ये यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, उसके द्वारा हम 35 से 42 तक ही माप सकते हैं, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं माप सकते हैं। ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर बताया गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या। अब यहाँ पे एक नोट करने चीज है कि प्रयोगशाला में तापमापी का परिसर प्राय
-10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अभी आपने देखा कि डॉक्टरी का थर्मामीटर जो है वो 35 से 42 तक माप सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रयोगशाला का तापमापी है वहाँ वो जो है -10 से 110 डिग्री माप सकता है। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन आने लायक हैं, और अगर सीटेट कोई पूछ देगा तो वो कुछ भी मतलब कि अलग नहीं करेगा कि जो है जो प्रयोगशाला का थर्मामीटर होता है सॉरी, प्रयोगशाला का जो थर्मामीटर होता है तापमापी होता है वो कितना रेंज तक का डिग्री सेंटीग्रेड मापता है। ठीक है, -10 से 110। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये डिजिटल थर्मामीटर जो है दिया हुआ है, इसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। पारा एक विषैक्त तो पदार्थ होता है, ये तापमान भी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है। ठीक है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। अभी ये क्वेश्चन आया था पिछली बार सीटेट में, क्या पूछा था उसने कि ऊष्मा का संचालन जो होता है अगर कोई दो वस्तुएं जुड़ी हुई हैं तब होगा, या कोई दो वस्तुएं अलग अलग हैं तो होगा। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे मैं जब इसका एनालिसिस करवाऊंगा तब वो क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। लेकिन चालन ऊष्मा का एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इन्हें इनके उदाहरण है एल्यूमिनियम, आयरन तथा कॉपर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उनमें उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ठीक है, उन्हें ऊष्मा रोधी भी कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। ठीक है? जैसे कि एक चीज ज्यादा गर्म है और एक चीज ठंडी है, ठीक है, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है, तो जब तक कि ऊष्मा का संचालन गर्म से ठंडे की ओर होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा। और इसका ऊष्मा संचालन की ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको क्या कहा जाता है? ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे समुद्र समीर और थल समीर, यहाँ पे ये क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी है तो दिया है, मैं इसमें कोई वो नहीं मानता हूँ कि हाँ ये यहाँ पे इतना क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों दे दिया है। ये अगर क्वेश्चन सही से देखा जाए तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, समुद्र समीर और थल समीर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी के जो भी सुदर्शन गुर्जर सर हैं, जिनसे मैंने जियोग्राफी पढ़ी हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि समुद्री समीर या फिर थल समीर क्या होता है। मेरा अलग से नोट्स बना हुआ है पूरा जियोग्राफी का यूपीएससी के लिए। पूरी टोटली मैंने यूपीएससी वर्ल्ड की और इंडिया की कवर करके रखी है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है समुद्र समीर और थल समीर, आपको बताते हैं। आप ये देख रहे हैं दिन के समय स्थल या धरती पर जल की अपेक्षा शीघ्र शीघ्र गर्म होता है। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जो पृथ्वी की वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है, इसको आप जरा एक बार देखिए, दो बार देखिए वीडियो और इसको समझिए। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। जो स्थल पे वायु है वो बहुत ही जल्दी गर्म होती है और गर्म होकर के ऊपर उठती है। हमेशा गर्म वायु ही ऊपर उठती है। ठीक है, गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है और ठंडी वायु हमेशा नीचे की होती है। तो जब ये वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो समुद्र की ओर से ठंडी वायु होती है वो स्थल की ओर बहती है, किनारों की ओर आती है। जो ठंडी वायु होती है वो किनारों की ओर आती है, क्योंकि गर्म वायु जो है ऊपर उठ जाती है और नीचे स्पेस होता है वो खाली हो जाता है हवा का। तो फिर जो ठंडी हवा होती है वो एकदम भागने लगती है किनारों की ओर। ठीक है, चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। अब क्या हुआ कि ठंडी वायु जो थी वो किनारों की तरफ आई, क्योंकि इधर जगह 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 खाली हो गई थी। और जो गर्म वायु जो ऊपर हो गई वो उसको क्या स्पेस मिल गया समुद्र की ओर। ठीक है, समुद्र की ओर स्पेस मिल गया, तो वो जो थी वो समुद्र की ओर भाग गई। तो जो समुद्र की ठंडी जलवायु थी वो स्थल की ओर आ गई और स्थल की जो गर्म वायु ऊपर उठी हुई थी वो समुद्र की ओर चली गई। यही चक्कर जो है चलता रहता है। अब देखिए, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। जो समुद्र की ओर से वायु आ रही है स्थल की ओर उसको समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि समुद्र से जो ठंडी वायु आएगी
तल स्थल की ओर, तो उसको समुद्र समीर बोलते हैं। और ठंडी वायु होती है वो किनारों की ओर आती है, और वहां पे रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो समुद्र की ओर खिड़कियां बनाते हैं कि ठंडी वायु आएगी इसकी, ठीक है। रात्रि में ये प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है, ये दिन की बात हो रही है, ठीक है। जो ये समुद्र समीर की बात है वो डे की बात हो रही है, नाइट की बात नहीं हो रही है। जब नाइट होती है तो ये प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल जो होता है वो हीट में आ जाता है, और स्थल का जो वायु होती है वो कूल में आ जाती है। स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, समुद्र का जल जो होता है क्या है, स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। इसलिए स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, ठीक है। अब स्थल जो है ठंडा हो रहा है, नाइट में 8 बज रहे हैं रात के, या 9-10 बज रहे हैं, तो आप देखते हैं कि स्थल जो है ठंडा हो रहा है और समुद्र का जो पानी है वो हीट पड़ रहा है। तो हीट वाला तो ऊपर उठेगा, ठीक है। हीट वाली समुद्र की वायु है वो ऊपर उठ रही है, और जो जब उसको खाली स्थान मिला नीचे, तो जो स्थल की वायु है वो समुद्र की ओर निकल ली, ठीक है, नाइट के समय। तो फिर ये प्रोसेस चलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको थल समीर बोलते हैं। थल समीर जो है वो स्थल से पानी की स्थल से समुद्र की ओर जो वायु बहती है वो थल समीर बोलते हैं, ठीक है। समुद्र यानी कि समुद्र से स्थल की ओर, थल मतलब थल से समुद्र की ओर, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो ठंडा गरम इस तरीके से ये प्रोसेस दिया हुआ है। थल समीर कलश इस परिघटना को दर्शाता है, ठीक है। सूर्य से हमें सूर्य से हम तक ऊष्मा का एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया है, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ पे है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ये जो मेजर पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है 35 से -10 टू 110। अम्ल क्षार और लवण, ये चैप्टर जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। जो भी बच्चे हैं सीटेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और हमें आपका रिस्पॉन्स देख के बहुत ही खुशी होगी कि ये बच्चे जो है हमारा वीडियो लाइक कर रहे हैं। अगर आपके पास पहुंच रहा है, प्लीज़ कृपया करके जो है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैप्टर 4, 5, 6 अगली वीडियो में आपको कवर हम कराएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।